नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी क्लासरूम में। मेरा नाम है सरोज कुमार और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सममिति यानी कि सिमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। तो चलिए समझते हैं हम लोग सिमेट्री यानी कि सममिति क्या होता है। सिमेट्री इसको हम लोग समझेंगे। बेसिकली जो सिमेट्री होता है यानी कि सममिति होता है वो दो तरह का होता है। पहला रैखिक सममिति यानी कि लीनियर सिमेट्री, दूसरा होता है घूर्णन सममिति यानी कि रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो दोनों को हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लीनियर सिमेट्री यानी कि रैखिक सममिति क्या होता है। कोई भी आकृति अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर हम इसमें एक ऐसी रेखा खींच सके, ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकें जिसके दोनों ओर जो आकृति है वो बराबर दो हिस्सों में बट जाए और दोनों तरफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो हमारा ये शेप, तब हम कहते हैं कि इस आकृति में रैखिक सममिति या लीनियर सिमेट्री पाया जा रहा है। अगर हम एक रेखा इसमें ड्रॉ कर सके, मान लीजिए कि मैं एक ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो मान लीजिए मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो इसके दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, सेम है, सिमिलर है। बिल्कुल ही सिमिलर है ये दोनों पार्ट। आप देखिए इन दोनों को, बिल्कुल ही सिमिलर है। मतलब इस ग्रीन लाइन के दोनों तरफ का पार्ट जो है, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी आकृति है जिसमें हम एक रेखा खींच सकते हैं जिसके दोनों तरफ का भाग बिल्कुल बराबर या समान है। तब जाकर के इस आकृति में रैखिक सममिति यानी कि लीनियर सिमेट्री पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि किसी आकृति में हम अगर कम से कम एक रेखा ऐसा खींच सके जिसके दोनों तरफ का हिस्सा बिल्कुल बराबर हो, सिमिलर हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो कहेंगे कि उस आकृति में रैखिक सममिति यानी कि लीनियर सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, यही होता है लीनियर सिमेट्री। और ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जो रेखा हम खींचते हैं जिसके दोनों तरफ का भाग बिल्कुल बराबर होता है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का अक्ष। ठीक है, सममिति अक्ष या सममिति का अक्ष या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही लाइन होता है, यही रेखा होता है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें कितना हम खींच सकते हैं। एक तो ये खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई लाइन हम खींच सकते हैं जिसके दोनों दोनों तरफ बिल्कुल सेम शेप का आकृति हो। इसके अलावा और कोई रेखा हम नहीं खींच सकते। हम अगर कोशिश करते हैं इधर इस तरह से खींचने का, तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं है। इस तरह से ये भाग और ये भाग सिमिलर नहीं है। इसके अलावा हम कहीं भी कोई लाइन खींचेंगे, ये भाग भी सिमिलर नहीं है। इसका मतलब है कि इस आकृति में हम सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं जिसके दोनों तरफ की आकृति बिल्कुल समान है। इसलिए इसमें एक ही सममिति अक्ष है यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये सममिति अक्ष यही है, यही है सममिति अक्ष। और ये सममिति अक्ष किसी भी आकृति में एक हो सकता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता। तो जिस आकृति में सममिति अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उस आकृति में रैखिक सममिति यानी कि लीनियर सिमेट्री नहीं होगा। जिस आकृति में कम से कम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वो आकृति में लीनियर सिमेट्री यानी कि रैखिक सममिति होगा। ठीक है, तो रैखिक सममिति क्या होता है मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। ये क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें बताइए कि हम ये क्या, इसमें कोई ऐसी रेखा खींच सकते हैं जिसके आर पार दोनों फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। तो इसमें हम आराम से खींच सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं एक रेखा तो इस तरह से खींच सकता हूँ, दूसरा इस तरह से खींच सकता हूँ, तीसरा इस तरह से खींच सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखें तो इस लाइन के अक्रॉस जो शेप बन रहा है ये और ये वो बिल्कुल बराबर है। ये दोनों दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी क्या है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ठीक उसी तरह इस लाइन के आर पार अगर हम देखें तो ये भाग और ये भाग, ये दोनों भाग आपस में, ये दोनों भाग आपस में बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली सेम है। इसलिए ये रेखा भी क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति अक्ष होगा। ठीक उसी तरह एक और लाइन हम इस तरह से खींच सकते हैं दोनों आर पार की, जिसके दोनों आर पार की आकृति बराबर है यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर है। इसलिए ये भी क्या है, एक सममिति अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं, इसमें तीन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन है, ये भी तो एक रेगुलर पॉलीगन है, ये एक समबाहुभुज तो है, ये तीन भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है, तो इसमें तीन सममिति अक्ष है। तो अगर क्या हमारे पास n भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होगा तो उसमें कितनी
सममितीय अक्ष होगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? n बराबर 5 है। इसमें 5 भुजाएं हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम कितनी सममितीय रेखाएं खींच सकते हैं? एक तो ये खींच सकते हैं, जिसके आर पार ये बराबर होगा। उसी तरह से और भी हम खींच सकते हैं, जैसे कि एक ये भी खींच सकते हैं, इसके आर पार भी बराबर होगा। एक ये भी खींच सकते हैं इस तरह से, इसके आर पार बराबर होगा। और एक ये भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग 2, 3, 4 और 5 सममितीय अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास n भुजाओं वाला एक समबाहुभुज रहेगा, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा? n होगा, उसमें n होगा। यानी कि n भुजाओं वाले एक रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होता है? n होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिए कि n भुजाओं वाले समबाहुभुज में सममितीय अक्षों की संख्या कितनी होती है? n होती है। ठीक है, जैसे कि एक समपंचभुज था तो इसमें 5 था। उसी तरह समषष्ठभुज होगा, समअष्टभुज होगा, रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, तो उसमें जितनी भुजाएं होगी उतनी ही उसमें सममितीय अक्ष भी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ और शेप्स को। जैसे ये क्या है? ये एक पतंग है, काइट है ये। तो इसमें कितनी सममितीय रेखाएं हो सकती है? देखिए, हम लोग बस एक ही ये रेखा ड्रॉ कर सकते हैं जिसके दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर शेप है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा लाइन नहीं खींच सकते। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है कि समषष्ठभुज है, तो इसमें भुजाओं की संख्या यहाँ पे n कितना है? n 6 है। अभी मैंने बताया समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उतनी ही सममितीय अक्ष भी होती है। तो इसमें कितनी सममितीय अक्ष होगा? 6 होगा। इसमें हम इसको काउंट करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरह से इसमें नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें दो भुजाएं बिल्कुल बराबर लेंथ की है। तो इसमें भी हमारे पास एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसके अलावा आप गौर से देखिए, इसमें कोई दूसरा लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जिसके आर पार बिल्कुल सेम शेप हो। बाकी और जैसे हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। एस में कोई ऐसा लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते हम लोग जिसके आर पार बिल्कुल बराबर आकृति हो। ठीक है, तो इसका मतलब एच में हम लोग कोई भी सममितीय अक्ष नहीं ड्रॉ कर सकते। एच की बात करें तो एच में हम लोग दो सममितीय अक्ष ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये होगा, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको आर पार देखिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। और उसी तरह इस तरह से हम अगर हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो इसके आर पार की भी ये भी आकृति बिल्कुल। एच में हमारे पास दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी सममितीय अक्ष है। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और उसी तरह ए में कितना हो सकता है? ए में एक ही सममितीय अक्ष होगा। पी में कोई भी सममितीय अक्ष नहीं होगा, इसलिए पी में रैखिक सममिति है नहीं। ठीक है, उसी तरह ई की बात करें तो ई में भी हम लोग एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये पार्ट और इधर नीचे का ये पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ई में भी एक रैखिक सममिति है और इसमें एक सममितीय अक्ष हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स में भी ये पता कर सकते हैं कि इसमें सममिति है कि नहीं, रैखिक सममिति है कि नहीं, और है तो उसमें कितने सममितीय अक्ष खींचे जा सकते हैं। ठीक है, और भी इस तरह का अल्फ़ाबेट्स है जिसको आप खुद से देख लीजिए, और इसमें कितने सममितीय अक्ष हैं, सममिति है कि नहीं है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं रोटेशनल सिमेट्री यानी कि घूर्णन सममिति पे। ठीक है, तो ये है हमारा घूर्णन सममिति यानी कि रोटेशनल सिमेट्री। इसको हम लोग अब समझते हैं। घूर्णन सममिति क्या होता है? जब किसी आकृति को हम इस तरह से घुमाते हैं उसके एक्सिस पे, है ना, मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पे है और इसको केंद्र के चारों तरफ इस तरह से हम घुमाएंगे, तब जा कर के घुमाने के बाद वो आकृति फिर से दोबारा उसी तरह दिखने लग जाएगा। तब हम कहेंगे कि इसमें घूर्णन सममिति या रोटेशनल सिमेट्री है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और देखेंगे कि क्या रोटेट करने के बाद इसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली फिर से शेप हमारे पास आता है क्या। अगर आएगा तो इसमें घूर्णन सममिति पाया जाएगा। जब हम इसको घुमाएंगे इस तरह से, जब हम इसको घुमाएंगे तो आप इस पॉइंट को नोट करिए, यहाँ से मैंने मार्क करके रखा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितना डिग्री घुमाए हैं इसको, और कितना डिग्री घुमाने के बाद आकृति फिर से उसके जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रोटेट करते हैं। इस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूँ, इस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही ये घुमाते वक्त
ये जो लेफ्ट में हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके जैसा दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे सममिति है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने इसको, ये जो पॉइंट है ये पहले यहाँ पे था 0 डिग्री पे, अब मैं इसको इस तरह से घुमा करके यहाँ पे ले आया हूँ। तो अब देखिए ये और ये अब देखने में बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। कोई भी इसको देख करके बोलेगा ये और ये एक ही आकृति है। तो अब ये सिमिलर कब दिखा, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर घुमा करके लाया, इसका मतलब इस आकृति के अंदर घूर्णन सममिति है, रोटेशनल सिमेट्री है। क्योंकि इसको सर्टेन एंगल पे घुमाने के बाद फिर से ये आकृति दोबारा वैसी की वैसी दिखती है, इसलिए इसमें क्या है, घूर्णन सममिति या रोटेशनल सिमेट्री है। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि घूर्णन का कोण कितना है घूर्णन सममिति के लिए, तो हमने कितना डिग्री यहाँ पे घुमाया है, इसको यहाँ से यहाँ पे घुमाया है, और ये कितना है, ये ध्यान से देखिए आप लोग, ये ध्यान से देखिए आप लोग, हम इसको टोटल कितना घुमाए हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, ये है 240 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, ये है 120 यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में घूर्णन सममिति पाया जाता है। और घूर्णन सममिति का जो कोण है, तो पहला कोण तो हमें कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया। अब हम देखेंगे कि दूसरा कोण हमें, अब हम इसको फिर से और रोटेट करेंगे और देखेंगे कि क्या, फिर और घुमाने के बाद इसमें पहली जिससे आकृति दिखती है क्या, तो हम लोग इसको घुमाते हैं फिर से इस तरह से। मैंने फिर अब इस पॉइंटर को आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंटर हमारा अभी यहाँ पे है, इसको हम फिर से घुमाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरह से, और देखते हैं कि पहली जैसी आकृति फिर इसमें कब आती है। तो इस तरह से मैं इसको घुमाता गया, इस तरह से घुमाता गया। और अब यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने, ये जो पॉइंटर है ये पहले यहाँ पे था, पहले तो 120 पे आकर के सिमेट्री दिखा था हमें, और फिर मैंने इसको घुमाया तो अभी ये कितने पे आ रहा है, अभी आ रहा है 240 पे। और 240 डिग्री घुमाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि घूर्णन सममिति का दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, इसमें 240 डिग्री। फिर हम इसको और आगे रोटेट करते हैं और फिर देखते हैं कि और कोई एंगल है जिसपे ये दोनों आकृति बिल्कुल सेम दिख रहा है कि नहीं। तो इसको और रोटेट करते हैं हम लोग इस तरह से। मैंने इसको फिर से रोटेट करना शुरू किया, इस तरह से मैंने घुमा दिया। तो फिर आप देखिए कि एक बार फिर ये दोनों आकृति बिल्कुल सिमिलर दिख रही है ना। तो इसमें दोनों में फिर से रोटेशन सिमेट्री आ रहा है, और इस बार कितना डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये वापस 0 पे आ रहा है। और हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री, और यहीं पे क्या होता है, इधर से अगर हम देखेंगे इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 360 होता है। और यहाँ से शुरू करेंगे 0 होता है, तो ये 0 और 360 एक ही पॉइंट पे होता है। इसका मतलब एक बार फिर से जो ये जो पॉइंटर है हमारा, ये आया 360 डिग्री पे, इसका मतलब 360 डिग्री भी एक घूर्णन का कोण है इसमें, जहाँ पे हमें घूर्णन सममिति देखने को मिला। तो इस तरह से हमारे पास 3 एंगल मिला, 120, एक तो ये 120 मिला यहाँ पे ये 120 मिला, फिर दूसरा मिला हमारे पास ये 240, और फिर तीसरा मिला हमारे पास ये 360 डिग्री। इस तरह से मैंने पूरा रोटेट किया तब। ठीक है, तो इस तरह से 3 घूर्णन का कोण हमारे पास किसमें है, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति पाया जाता है, क्योंकि इसको अपने अक्ष पे घुमाने के बाद उसी जैसा आकृति हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसमें घूर्णन सममिति भी है। और यहाँ पे 3 घूर्णन सममिति के कोण हैं, 120, 240 और 340 डिग्री और 360 डिग्री। और ये कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 कोण है हमारे पास, 120, 240 और 360 डिग्री, जिसपे समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये घूर्णन सममिति समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पे एक सम पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन है, इसमें भी उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें भी अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसमें भी घूर्णन सममिति पाया जाएगा, इसमें भी घूर्णन सममिति पाया जाएगा। और इसका जो डिग्री होगा, कौन होगा, वो कितना होगा, इसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 एंगल्स मिलेंगे जिसपे इसमें घूर्णन सममिति है, यानी कि ये जो सम पंचभुज इसमें n है 5, तो इसमें कितने एंगल भी होंगे, सममिति के कोण कितने होंगे, वो भी 5 ही होंगे।
ठीक है। और पहला कोण कितना होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। पहला कोण जो होगा वो घूर्णन समिति का होगा, वो होगा 360/n, और यहाँ पे n कितना है 5, तो हो जाएगा कितना पहला एंगल 360/5 यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा पहला घूर्णन समिति का कोण। और इसी 72 डिग्री में फिर से आप 72 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो इस तरह से आप फिर से 72 ऐड करेंगे तो तीसरा एंगल निकल आएगा। पहला एंगल 72, दूसरा 144, फिर तीसरा इसमें 72 ऐड करेंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। इस तरह से आप सभी एंगल ऑफ सिमेट्री यानी कि घूर्णन समिति के कोण किसी भी समबाहुभुज में निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला कोण जो होगा वो होगा 360/n। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एक समषष्ठभुज की केवल 4 सममिति रेखाएं होती है। रेगुलर हेक्सागन में सिर्फ 4 ही सिमेट्री होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो एन साइडेड पॉलीगन है, एन भुजाओं वाला समबाहुभुज है, उसमें कितनी सममिति रेखाएं होती है? एन होती है। एन भुजाएं हैं तो एन ही होगी। जैसे ये एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें भुजाओं की संख्या 6 है, तो इसमें सममिति अक्षों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ये कथन बिल्कुल गलत है, इसमें सिर्फ 4 ही होती है बल्कि 6 होती है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, 10 भुजा वाले एक समभुज की 10 सममिति रेखाएं होती है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइडेड है 10 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये बिल्कुल सही है। 10 भुजाएं वाला समबाहुभुज है तो उसमें 10 सममिति रेखाएं होगी, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला क्या करें, एक वृत्त की कोई सममिति रेखाएं नहीं होती है। इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक वृत्त है और इसमें कह रहा है कि इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? इसमें कोई सममिति रेखा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये लाइन मैंने खींचा तो इसके आर पार देखिए बिल्कुल बराबर है ये। उसी तरह ये लाइन मैंने खींचा तो ये भी बिल्कुल बराबर है। अर्धवृत्त में काटेगा, कोई भी रेखा इसमें वृत्त को अर्धवृत्त में बना देगा तो दोनों अर्धवृत्त क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसका मतलब वृत्त में सममिति रेखाएं होती है, और कितनी होती है, जितनी भी हम लाइन खींचेंगे ये सभी इसमें केंद्र से गुजरेगा, और सब ये क्या होगा, ये सभी क्या होगा, ये सभी होगा सममिति रेखा। इसका मतलब एक वृत्त में हम अनंत यानी कि इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो कथन है कि एक वृत्त की कोई सममिति रेखा नहीं होती है, ये भी गलत है। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक कोण की 2 सममिति रेखाएं होती है। अब इस चीज़ को समझते हैं। मैंने एक कोण यहाँ पर ड्रॉ किया, एक कोण हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या इसमें सममिति रेखा होगा कि नहीं होगा। तो आप सोचिए ज़रा, ये जो कोण है इसको अगर हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये लाइन इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है इस तरह से। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है और ये जो भाग है, दोनों बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, दोनों का शेप बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि ये एक सममिति रेखा है। और आप ध्यान से देखिए, इसमें और कोई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? इसके अलावा और कोई दूसरी सममिति रेखा खींच सकते हैं क्या हम लोग? नहीं खींच सकते हैं, और कोई दूसरी रेखा खींच ही नहीं सकते हैं। अगर इससे इस तरह से खींचेंगे तो ये और ये शेप तो बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक सममिति रेखा है जो किसी कोण में किया जा सकता है, और ये सममिति रेखा कोण के बीच से जाता है और कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये जो कथन है कि एक कोण की 2 सममिति रेखाएं होती है, गलत है, क्योंकि एक कोण की सिर्फ एक ही सममिति रेखा होती है। ठीक है, एन एंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये गलत है। एन एंगल हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो गया? सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग क्या करा। निम्नलिखित में कौन सी ज्यामितीय आकृतियां क्रम 4 की एक गुणन समिति रखती है? अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। ये जो ऑर्डर है, कर्म है, उसको हिंदी में कर्म बोलते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज में कितने कोण मिले थे हमें, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री।
ये तीनों कोण मिला था, तो इसका मतलब 3 ऐसे कोण हैं जिस पे सममिति मिल रहा था। तो ये जो 3 है यहाँ पे, यही क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति का कर्म है। ठीक है, यही होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जितने एंगल होंगे उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि कर्म होगा उसका, है ना, घूर्णन समिति का उतना ही कर्म होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास ये समपंचभुज है, तो इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा इसमें, समपंचभुज में 5 होगा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 5 ऐसे कोण मिलेंगे जिसपे सममिति मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है ऑर्डर यानी कि सममिति का, घूर्णन सममिति का कर्म यही होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृतियां कर्म 4 की एक घूर्णन समिति रखती है? Which of the following geometrical shapes have a rotational symmetry of order 4? ऑर्डर 4 का रोटेशनल सिमेट्री ढूंढना है हमें इस आकृति में। ऑर्डर 4 है मतलब 4 ऐसे कोण हैं जिसपे हमें घूर्णन समिति मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, एक समबाहुभुज तो होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, इस तरह से वर्ग होता है। तो ये एक समबाहुभुज है, और समबाहुभुज में हम जानते हैं जितनी भुजाएं होती है उतने ही कर्म का सममिति रखती है समबाहुभुज। तो ये वर्ग है, इसमें डेफिनेटली 4 कर्म की एक घूर्णन सममिति होगी। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही हो गया, वर्ग। और बात करते हैं आयत की। आयत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयत कुछ इस तरह से होता है, और इस आयत को अगर हम घुमाएंगे तो क्या इसमें कर्म 4 का घूर्णन सममिति होगा? इसको अगर हम घुमाएंगे तो इसमें कर्म 4 का घूर्णन सममिति नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंटर को देखिए, अगर ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे है और इसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री घुमाने के बाद ऐसा शेप मिलता है, ऐसा शेप मिलता है जो कि आयत है। इसके जैसा ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इस एंगल पे घूर्णन सममिति तो है नहीं इसमें। और फिर हम घुमाते हैं, अभी तक हमने कितना घुमाया इसको, अभी तक हमने इस पर इस तरह से अगर हम और रोटेट करते हैं तो 180 घुमाने के बाद इसमें, अब देखिए 180 हमने घुमाया है यहाँ पे, ये पूरा 180 डिग्री घुमा दिया हमने, तब जा कर के ये दोनों बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। यानी कि इसमें जो घूर्णन का कोण है, एक तो पहला था हमारे पास 0 डिग्री पे ये पॉइंटर था, ऊपर था, और दूसरा आ रहा है 180 डिग्री पे। इसके अलावा और कोई कोण इसमें है ही नहीं, मतलब 0 और 180 डिग्री के अलावा और कोई घूर्णन का कोण है ही नहीं इसमें। तो इसका जो घूर्णन का कर्म है आयत में कितना है, 2 है, सिर्फ 2 है, 4 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं अब हम समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज कैसा होता है, तो ये हो गया हमारे पास एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन जो कोण है वो सिर्फ आमने सामने का कोण बराबर होता है, और चारों कोण आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए ये एक समबाहुभुज नहीं होता है। और जब समबाहुभुज नहीं है तो इसमें n मतलब कि 4 भुजाएं हैं और 4 कर्म 4 का इसमें घूर्णन सममिति नहीं होगा। इसको भी जब आप रोटेट करके देखेंगे तो इसमें भी 4 कोण हमें नहीं मिलेगा जिस पे सममिति मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी 4 कर्म का घूर्णन सममिति नहीं होगा, 4 और कर्म का ऑर्डर 4 का सममिति इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एक समबाहुभुज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम समलंब की। समलंब चतुर्भुज किस तरह का होता है, समलंब चतुर्भुज तो इस तरह का होता है, 1 पेयर ऑफ साइड्स इसमें पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं समलंब चतुर्भुज इस तरह से बना देता हूँ, ये हो गया। और समलंब चतुर्भुज में बस इतना कंडीशन है कि सिर्फ एक जोड़ी भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो। तो शेप तो इसका कैसा भी हो सकता है, तो समलंब चतुर्भुज ऐसा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें बात करें अगर घूर्णन सममिति की, तो क्या इसमें कर्म 4 का घूर्णन सममिति पाया जाएगा, क्या कर्म ऑर्डर 4 का सममिति पाया जाएगा 4 बार, यानी कि 4 एंगल इसको घुमाने के बाद मिलेगा क्या हमारे पास, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो हमें शेप को देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें कर्म 4 की घूर्णन सममिति नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब बात करते हैं हम लोग पतंग का। पतंग कैसा होता है, तो पतंग इस तरह का होता है, पतंग जो है वो इस तरह का होता है। तो पतंग इस तरह का होता है।
अब इस पतंग की बात करते हैं तो इसमें क्या घूर्णन समिति होगा क्या चार क्रम का? इसको अगर आप रोटेट करेंगे इस तरह से रोटेट करेंगे तो क्या 4 बार ऐसा होगा कि यह आकृति बिल्कुल घुमाने के बाद बिल्कुल इसी के जैसा दिखे? ऐसा संभव है ही नहीं, ठीक है। इसको जब आप घुमाएंगे तो 4 बार, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 4 बार ऐसा का ऐसा दिखे इसमें, इसलिए इसमें 4 क्रम का घूर्णन समिति तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ वर्ग ही है इसमें से जिसमें क्रम 4 का यानी ऑर्डर 4 का रोटेशनल सिमेट्री है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला डी और ई बोल रहा है, दूसरा ए और डी बोल रहा है, और इसमें सभी बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है केवल ए, और हमारे पास केवल वर्ग ही तो आया है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री बट नो लीनियर सिमेट्री, ठीक है। इसमें किस अक्षर में, यहाँ पे अक्षर की बात कर रहा है, घूर्णन समिति है लेकिन रैखिक समिति नहीं है। इन अक्षरों को आप देखिए, इसमें कह रहा है कि घूर्णन समिति तो है परंतु रैखिक समिति नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं, लेटर एम की बात करते हैं। एम में क्या होगा? घूर्णन समिति होगा। चलिए एम ले लेते हैं, हमारे पास एम है, इसमें घूर्णन समिति होगा, देख लेते हैं हम लोग एम में घूर्णन है कि नहीं। मैं इसको रोटेट करता जाता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये फिर से दोबारा एम जैसा दिखे, एम जैसा दोबारा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एम में क्या है? घूर्णन समिति है। एम में घूर्णन समिति नहीं है, एम में घूर्णन समिति है ही नहीं। इसका मतलब है, इसमें कह रहा है कि घूर्णन समिति तो होना चाहिए लेकिन रैखिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो घूर्णन ही नहीं है। इसका मतलब इसमें ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और बात करें अगर इसे हम जानकारी के लिए, इसमें क्या रैखिक समिति है क्या? रैखिक समिति तो है, यहाँ से खींचेंगे तो रैखिक तो है, तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें घूर्णन ही नहीं है और रैखिक है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या, कौन सा लेटर है? एन है। एन की बात करें तो इसमें क्या घूर्णन समिति होगा क्या? और लीनियर सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग एन को। एन की अगर हम बात करें तो इसमें रैखिक समिति होगा क्या? लीनियर सिमेट्री होगा क्या? कोई ऐसी रेखा खींच सकते हैं दोनों, जिसके दोनों आर पर। यहाँ से मैं अगर खींचने का कोशिश करता हूँ तो देखिए ये शेप और ये शेप बराबर नहीं है, ये उल्टा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ठीक है। मतलब कि ये शेप अगर यहाँ से अगर हम कोशिश कर रहे हैं खींचने का तो ये जो शेप है और ये जो शेप है एक दूसरे का उल्टा है, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसमें आप कोई भी ऐसा लाइन नहीं खींच सकते हैं जिसके आर पार आकृति बिल्कुल सेम है। अगर हम यहाँ से खींचते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसा नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए, कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए आपको। तो इसका मतलब है कि इसमें घूर्णन समिति मतलब रैखिक समिति तो नहीं है, रैखिक समिति इसमें नहीं है, मतलब लीनियर सिमेट्री नहीं है, यानी कि लीनियर तो नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, तो अब हम इसको रोटेट करके देखते हैं। मैंने इसको यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, यहाँ से मैंने इसको घुमाना शुरू किया इस तरह से। तो ये जो पॉइंटर था ये यहाँ से घूम करके जब यहाँ पे आया तो हम देख रहे हैं कि ये एन बिल्कुल फिर एन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कि 180 डिग्री घूमने के बाद इसमें क्या आया? घूर्णन समिति पाया गया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एन में घूर्णन समिति तो है, घूर्णन समिति तो है, बिल्कुल है, और रैखिक समिति नहीं है, ये भी सही है। किसमें? एन में। इसका मतलब एन में हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब एन तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी अगर हम चेक करें, ओ की बात करें तो ओ तो कैसा होता है? ओ तो बिल्कुल एक सर्कल जैसा होता है, और इसमें हम जानते हैं कि घूर्णन समिति भी पाया जाता है और लीनियर सिमेट्री यानी कि रैखिक समिति भी। इसमें रेखा खींचेंगे तब भी समिति होगा, और इसको हम अगर इस तरह से रोटेट करते हैं तब भी समिति होगा, बिल्कुल होगा इसमें। इसलिए इसमें दोनों है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सिर्फ सिर्फ घूर्णन समिति होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी रैखिक भी होगा और घूर्णन भी होगा, रैखिक और घूर्णन
इसमें रैखिक और घूर्णन दोनों सममिति होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये एक लेटर है जिसमें घूर्णन सममिति है लेकिन रैखिक सममिति नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया सही, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कौन है, एंगल ऑफ रोटेशनल, मतलब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि समबाहु त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं रोटेशन के, 3 एंगल होते हैं। कौन कौन सा, 120, 240 और 360। हमने अच्छे से अभी डिटेल में देखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम सीधा मार सकते हैं, कौन सा, थर्ड, 120, 240 और 360। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।